अस्सलाम वालेकुम। मैं नेवी का रिकमेंडेड स्टूडेंट हूँ फोर्सेस अकेडमी का। मेरा बैच था 16 से 20 अप्रैल का। 16 अप्रैल सुबह तकरीबन 7 बजे मैंने उधर डेवो बस पे अड्डे पे पहुंचा और मैंने अपनी बस ली और मैं सुबह सुबह पहली बस के अंदर ना मैंने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद हमारा नाश्ता वगैरह का जो सीन था और लंच लंच वो किया और फॉर्म फिलिंग में चले गए। फॉर्म फिलिंग में यार ये था कि हम पहली बस में आए थे तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तो मैं ना बड़ा ना एक घबराया हुआ सा एलिमेंट था और मैं नींद भी आ रही थी। कोशिश करें यार नींद पूरी करके जाएँ ताकि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश हो। तो मैं उधर ना जोर हाल में ऐसे बैठे बैठे ना मुझे नींद आ गई और मैं तकरीबन आधा घंटा उधर सोता भी रहा हूँ। मैं तकरीबन आधा पौना घंटा उधर नींद पूरी की है। बाद में दूसरी बस के स्टूडेंट भी आ गए हैं। तो फिर हमारा फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी। साथ वाले स्टूडेंट ने मुझे उठा दिया था, चेस्ट में मेड जो मेरा था। तो फिर मैंने फॉर्म फिलिंग की पहले दिन और ऐसे लिखा। ऐसे जो आया था हमें एजुकेशन के रोल्स पे आया था कि जो इंस्टीट्यूट क्या है ना वो क्या रोल करती है एजुकेशन में, और यंग यूथ जो है ना वो एक कंट्री को कैसे फ़ायदा दे सकती है, यंग एजुकेटेड यूथ। तो मेनली यही ऐसे था। तो मैंने तकरीबन 4 पेजों का लिखा था। काफ़ी मटेरियल था मेरे पास लेकिन मैंने 4 पेजें ही लिखी, तो उससे ज़्यादा पेज ही नहीं थे हमारे पास। फॉर्म फिलिंग वाला डे भी ख़त्म हो गया, बड़ा अच्छा गुजर गया। काफ़ी मेरी उससे पहले ना मेरे बड़ी घबराहट थी लेकिन मेरा फॉर्म फिलिंग बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद अगला दिन था साइकोलॉजी। सुबह उठे तो उसी तरह रूटीन से हम साइकोलॉजी जौहर हाल गए। जौहर हाल में सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट में हमारा सेंटेंस कम्प्लीशन वैट हुआ, सॉरी वैट कह रहा हूँ, मैकेनिकल एप्टीट्यूड मैट हुआ। फिर एक एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल मतलब 50 एमसीक्यूज थे, ओपीआई की तरह थे लेकिन वो ज़्यादातर वो ये उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन थे कि सोशल है, लड़का सोशल कितना है, ठीक है ना, कैंडिडेट कितना सोशल है, और ड्रग्स वगैरह के बारे में था टेस्ट। और उसके बाद जो टेस्ट अगला था वो था ओपीआई भी तकरीबन आधे घंटे का था, फिक्स टाइम था। ओपीआई में इस दफ़ा ये हुआ है कि लास्ट टाइम जितना ओपीआई उन्होंने पेज पे हमें करवाया था ना उस पर उन्होंने आधा घंटा का, लेकिन हमें 45 मिनट दिए थे मेरे लास्ट टाइम में। लेकिन इस दफ़ा ना उन्होंने तकरीबन पूरा टाइम दिया हमें, 30 मिनट उसके अंदर अंदर ही करने थे। इन केस आपके छूट जाते हैं तो वो छूट जाएंगे, कोई मसला नहीं, वो आपको दोबारा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट स्टार्ट हुआ हमारा। सबसे पहले उर्दू का लिखवाया। उर्दू में मेरे तकरीबन पहले में 4 सेंटेंस छूटे, अगले में भी तकरीबन 4 छूटे। लेकिन इंग्लिश का मेरा अच्छा हुआ, इंग्लिश में स्पीड मेरी तेज़ थी तो इंग्लिश का मेरे दोनों में कोई नहीं छूटा। तो ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा था पॉइंट कि मैंने इंग्लिश दोनों में कोई नहीं सेंटेंस छोड़ा, और सेंटेंस बहुत आसान थे। और उसके बाद वैट हुआ। वैट में मतलब बंदा काफ़ी लिखते लिखते मैं थक गया था क्योंकि पहले 25 लिखे और 75, और मेनली बात ये थी कि वैट तकरीबन 80% वही थे जो हमें सर ने वैट की जो वीडियोस डाली हुई थी ना यूट्यूब पे, सेम वही थे, और जो हमने अकेडमी में प्रैक्टिस की थी ना मेनली वैट वही थे। अच्छा, ये साइकोलॉजी से पहले ना मैं ना बड़ा एक घबराया हुआ था, मेरी काफ़ी ना हालत ज़्यादा टाइट थी। बड़ा मैं थोड़ा सा ना नर्वस था ऐसा, और नर्वस भी इस चीज़ का था, डर था कि यार मैं कोई चीज़ गलत ना कर दूं। लेकिन जब टेस्ट मेरे सामने आया ना तो मुझे वो खुशी आ रही थी कि जैसे एक बंदा रिकमेंडेड, मतलब कि एक बंदे किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है ना, और वो जब उस काम को करता है उसको वो काम करने में मज़ा आता है। एग्जैक्टली सेम यही और था। मैं जब सेंटेंस बना रहा था ना वो नेचुरली सेंटेंस बना रहे थे जो मैं प्रैक्टिस करता रहा था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप जब उधर काम करो ना आपको सोचने का ज़रूरत ही ना पड़े। और मेरे वैट तो कोई भी नहीं छूटा, सेंटेंस मेरे छूटे हैं, वैट मेरा कोई भी नहीं छूटा। एक दो वैट था जिसके मीनिंग नहीं आते थे, लेकिन मैंने वही वैट एग्जैक्टली उधर लिख के ना आगे उसका मीनिंग मतलब लिख दिया था मीनिंग, और वो सेंटेंस मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अगले वैट पे आ गया। वैट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद पॉइंटर स्टोरी, वो मुझे अभी याद नहीं। उसके बाद पिक्चर स्टोरी में 4 पिक्चर थी। पिक्चर स्टोरी नहायत आसान थी, वो बस बेसिक सी थी। एक बच्चा बेंच के नीचे बैठा था, तो वो मतलब उसकी क्या बड़े इमोशनल सैड सी फीलिंग्स उसकी दिखाई गई थी कि जैसे वो रोने वाला है। तो मैंने उस पर ये स्टोरी बनाई कि एक बच्चा अम्यूज़मेंट पार्क में गया हुआ है और वो बहुत ना घबराया सा हुआ है क्योंकि उसके वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया, वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। वो ना जैसे एक बेंच के नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने यही स्टोरी डाली कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में घूम गया और एक बेंच के नीचे जाके छुप गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडी पीपल होने की वजह से ना बच्चा डर रहा है। तो मैंने फिर बाद में ये एलिमेंट डाला कि उसने जाके एक टिकट चेकर जो होता है उधर अनाउंसमेंट करने वाला टिकट वगैरह की, उसने उससे जाकर रब्ता किया। तो बाद में टिकट चेकर ने उसको अनाउंस किया कि किसी का बच्चा इधर घूम गया, तो बाद में वो अपने पेरेंट्स से मिला, बड़ा खुश हुआ। एक ये स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी ये थी कि 4-5 लड़कों ने ना एक लड़के को पकड़ा हुआ है और वो हंस रहे हैं, और वो जो लड़का है ना उसने एक सिंपल सा फेस बनाया, ना वो कोई सैड दिख रहा था ना वो कोई इतना खुश दिख रहा था, एक सिंपल फेस बनाया था। और बाकी लड़कों ने उसके बाजू पकड़े थे और उसके इर्द गिर्द घेरा बनाया हुआ था।
और मैंने उसका जो ये लगाया था सिचुएशन, मैंने मतलब कि उसकी ये स्टोरी बनाई थी कि ये एक लड़की की हैप्पी बर्थडे है, तो दूसरे दोस्त उसको थोड़ा तंग कर रहे हैं, उसकी बर्थडे है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो उसको ट्रीट मांग रहे हैं कि वो ट्रीट नहीं दे रहा, तो उसको कह रहा है कि तुमने ट्रीट ना दी तो हम तुम्हें अंडे शंडे मारेंगे, जिस तरह अक्सर हमारे इधर होता है। मैंने एग्जैक्टली सेम वही स्टोरी लगाई और वो मेरी पिक्चर स्टोरी भी बहुत अच्छी गई। उसके बाद एक स्टोरी ये थी कि एक लड़का है, वो घर के अंदर एंटर हो रहा है और पूरी फैमिली उसको देख रही है, और उसके जो वालिद थे उसको बिल्कुल गेट के आगे खड़े होकर ना उसको ऐसे उंगली उठाई थी उसकी तरफ, और ऐसे मतलब गुस्से वाला माहौल उन्होंने दिखाया था पिक्चर में। उस स्टोरी में मैंने ये लगाया कि एक लड़का है जो घर बहुत लेट आया, दोस्तों के साथ इसने बाहर रात गुजारी है और घर काफ़ी लेट आया, तो उसके वालिदैन बड़े परेशान हो गए थे। ऊपर से इसने घर में इन्फॉर्म भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसके फादर इसको काफ़ी डांट रहे थे कि बाहर जाने का मसला नहीं, कम अज़ कम इन्फॉर्म करना चाहिए। इसी तरह कुछ SRTs आई थी, SRT भी मुख्तलिफ थी कि एक लड़की, अगर अंधी लड़की गिर जाती है मतलब कि चलते चलते, और आपकी पूरी क्लास हंस रही है, तो आप क्या करोगे। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी, तो मैंने यही कहा कि मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं कहूँगा और मैं उसकी लड़की की मदद करूँगा। और एक ऑप्शन ये थी कि आप दोस्तों के साथ हंसेंगे, और एक ये कि आप दोस्तों को मना करेंगे। तो मैंने ये कहा कि मैं दोस्तों को मना नहीं करूँगा, मतलब गुस्सा नहीं करूँगा और लड़की की मदद करूँगा। एक ये SRT थी, और भी मुख्तलिफ SRTs आई हुई थी। ओवरऑल मेरा साइकोलॉजी टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, साइकोलॉजी टेस्ट अच्छे होने की वजह से ना मेरा जो जितना भी एलिमेंट था ना नर्वस वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं उस दिन फुल इंजॉयमेंट में था और मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम सुकून से कमरे में गया हूँ, शुक्र अल्लाह का अदा किए और लड़कों को अपनी स्टोरी बताई है। और अगले दिन से स्टार्ट होता था GTO डे, साइकोलॉजी डे मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इधर आने से पहले सर ने मुझे ये कहा था कि यार तुम ना हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में अच्छे हो, तुमने इसी तरह जो बैठक इधर लड़कों के साथ लगाते हो ना, लड़कों को बैठा के जियो पॉलिटिक्स समझाते हो और ये जियोग्राफी और ये जो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हिस्ट्री वगैरह के ना, यही तुमने एग्जैक्टली उधर लड़कों को इन्फ्लुएंस करना है। और मैं उधर ना तकरीबन लड़के ना जीके को लेके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होते हैं, हालांकि इतनी नर्वसनेस की ज़रूरत ही नहीं है। जो जीके है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे मैंने अब अपनी हॉबी में लिखा, मेरी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी मेरी हॉबी है, तो ये चीज़ मैटर करेगी, वेरी मेरे ऊपर वेरी करेगी कि हाँ यार मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मेरी हॉबी है, मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। अगर मैं ये जवाब नहीं देता तब ये मसला होगा। और एग्जैक्टली उधर लड़कों ने ना, मैंने लड़कों को बड़ा बेसिक बेसिक उनको बताया कि यार ये इस तरह होता है, जनरल नॉलेज काफ़ी मतलब कैपिटल्स उनको बताए। उसके बाद मैंने उनको मेजर स्टेट्स बताई, स्टेट ऑफ मलाका, जिब्राल्टर और डेनिस स्ट्रेट और स्टेट ऑफ हार्मूज, पर्शियन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, रेड सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी जो सबसे बड़ी लेक है। मैंने उनको कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, ओशंस के बारे में बताया, डीपेस्ट ओशन के बारे में बताया, मतलब जो बेसिक बेसिक नॉलेज था ना। मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बताया, नॉर्वेजियन स्टेट के बारे में बताया, सेंट्रल एशियन, मतलब काफ़ी बेसिक जो मुझे लगा था ना एक जियोग्राफिकली वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इंटरव्यू वाले से, उनको वो चीज़ें बताई। और काफ़ी ना अच्छा इनमें ये था कि मैंने लास्ट टाइम जो मेरा हुआ था ना ISSB, उसमें मैं काफ़ी नर्वस था इसकी निस्बत। अभी भी मैं नर्वस था, लेकिन जब मेरे एक अच्छा साइकोलॉजी टेस्ट हो गया ना, मैं बाकी बड़ा रियल कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और सर की बातें ना इको होके आ रही थी मेरी बात में, मतलब कोई आवाज़ होती है ना, बंदा एक आवाज़ कहता है और बार बार कानों में आती है, एग्जैक्टली सेम यही एलिमेंट उधर हो रहा था। मैं कहाँ जहाँ कोई मैं किसी भी टास्क को करने से पहले ना सर की बात को याद करता, उसको एक मैं मेजर पॉइंट्स बनाकर अपने माइंड में रखता कि मैंने यहाँ ये ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना। खैर लड़के मुझसे मिलिट्री प्लानिंग भी समझ रहे थे उधर, हालांकि अभी GTO का डे कल था। मैंने लड़कों को बताया कि मैं इस तरह तैयारी वगैरह करता रहा हूँ, तो ये नहीं बताया कि मैं अकेडमी को, मैंने कहा इंडिविजुअल मैंने तैयारी की है यूट्यूब से। और जब मैंने उनको चीज़ समझाई ना, उनको तब यकीन आया। पहले तो उन्होंने कहा यार हमने भी की है, लेकिन जब मैंने उनको मेरे समझाने का एक ना बड़ा अंदाज़ मुख्तलिफ था, वो शायद इसलिए मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ कि जैसा कि पहले लड़के जो थे ना, मतलब कि एकेडमी में अक्सर सर मुझे स्टूडेंट्स मेरे हवाले कर देते थे, यार इनको इस चीज़ की ब्रीफिंग दो, इसे ये समझाओ, यार इस चीज़ को क्लास को आज तुम डील करो। तो इस वजह से ना मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था और एक समझाने की कैपेबिलिटी आ गई थी कि यार चीज़ों को किस तरीके से अगले बंदे के माइंड में डालनी। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बड़ी हेल्पफुल हुई कि इस चीज़ की प्रैक्टिस की वजह से ना मैंने उधर लड़कों को बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी, एक टू द पॉइंट बड़े उनको बेसिक से पॉइंट्स बताए। और वो लड़के ना बड़ा एक ना मेरे साथ उनका बड़े अच्छा अटैचमेंट हो गया और मुझे ना बड़े एक अहमियत बड़ी एक ना इंपॉर्टेंस देने लगे लड़के। खैर उधर लड़के मुझे ये भी कहते थे कि यार आप कैडेट कॉलेज के हो, आप इस तरह में कैडेट कॉलेज, काफ़ी लड़कों ने कहा। मैं कि नहीं यार मैं सिंपल एक गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक वगैरह किया। कहते नहीं यार आपके बोलने का स्टाइल, आपका उठना बैठना, आप एक रियल जेंटलमैन लगते हो। मैं कि यार होगा, लेकिन मैं कैडेट कॉलेज का नहीं हूँ, मैं सिंपल मैट्रिक एक गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ है और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने FS की। लड़कों ने यकीन नहीं किया।
लेकिन उसके बाद लड़कों के साथ मैं इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था ना, मेरी इन्फ्लुएंसिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी थी ना, लड़के मतलब अक्सर खुद आके मुझसे, अब देखें जिस तरह मैंने साइकोलॉजिस्ट के दिन उनको ब्रीफिंग दी ना मिलिट्री प्लानिंग, जिस तरह मेरा GTO डे 1 ख़त्म हुआ ना, अगले दिन वो कमांड टास्क की ब्रीफिंग लेने आए थे लड़के। तकरीबन 6-7 लड़के थे जो आके मुझे कहते थे, और उनमें से मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे ग्रुप के 3 लड़के तो मेरे ग्रुप के थे, जो मुझे कह रहे थे यार ये लड़का वाकई बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरा लेक्चरेट बहुत अच्छा हुआ था, मैंने मिलिट्री प्लानिंग अच्छी की थी। मिलिट्री प्लानिंग में लीड भी मैंने अपने ग्रुप को खुद ही किया था। मिलिट्री प्लानिंग सेकंड डे में ये हुआ था, सबसे पहले हमारा लेक्चरेट हुआ, जिसको उधर पब्लिक स्पीकिंग का, उधर ब्रीफिंग मैंने बहुत डिटेल से सुनी। मैं एक एक चीज़ को ना फुल कान लगा के गौर से सुनता था। तो सर कहते हैं ना, हर एक सुराख खोल के सुनो, हर एक सुराख से आपके साउंड वेव्स अंदर जानी चाहिए और आपके माइंड में बात आनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम मैंने ब्रीफिंग गौर से सुनी। पहले जो इंट्रो दिया, जिस तरह उन्होंने मुझे GTO ने कहा कि यार सिर्फ नाम बोलना है, मैट्रिक में जो मार्क्स थे, मैट्रिक का स्कूल नेम और FSC के मार्क्स बोलने हैं आपने, और मैंने एग्जैक्टली सेम वही बताया और अपनी हॉबीज़ बताई जिस तरह उसने कहा था। उसके बाद लेक्चरेट हुआ, लेक्चरेट मेरा बड़ा अच्छा हुआ। पूरे ग्रुप में मैंने मेरा एक अच्छा ना स्टेबल सा लेक्चरेट दिया, और बाकी लड़के 2-3 और लड़के थे जिनका बड़ा अच्छा लेक्चरेट हुआ था, जो मुझे एक मतलब कि मुझे लग रहा था अपने कंपेटिबल है। लेकिन मिलिट्री प्लानिंग में वो ना ख़त्म हो चुके थे। मिलिट्री प्लानिंग उनकी ना बढ़ गई थी। वो मिलिट्री प्लानिंग कुछ इस तरह हुई कि एक मिलिट्री प्लानिंग में ना मैंने तकरीबन 3 या 4 लाइनों के लिए, और तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। बाद में जब GTO आया, उन्होंने मिलिट्री प्लानिंग ख़त्म की, और जैसे कहा, जैसे उसने जो अल्फाज उसने मेरे कान में डाले, एग्जैक्टली मैंने वही अल्फाज उसके कान में डाल दिए, और जितनी मैंने मिलिट्री प्लानिंग की ना, मैंने एग्जैक्टली उतनी उसको एक्सप्लेन कर दी। और उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग के बाद ना उन्होंने कहा था कि किसको आप लीडर चूज़ करेंगे, कि जो पूरे ग्रुप की जो मिलिट्री प्लानिंग है ना वो आके एक्सप्लेन करेगा। हमने पहले प्लान किया, आपस में जब प्लान कर रहे थे तो सिर्फ मैं ही उनको मिलिट्री प्लानिंग बता रहा था, और कोई सुन ही नहीं रहा था, मतलब और कोई बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग थी और बाकियों को पता नहीं चल रहा था क्या। मैंने भी उनको डील किया। मैंने फिर GTO ने ना हर एक से वोट करवाए। वोटिंग में उसने हर किसी से एक एक करके हाथ खड़ा करवाया। चेस्ट नंबर 1 के लिए कोई वोट नहीं था, चेस्ट नंबर 2 के लिए 1 वोट था, चेस्ट नंबर 3 के लिए 3 वोट्स थे। चेस्ट नंबर 3 एक अच्छा मुझे कंपटीशन के लेवल पे दे रहा था। उसके बाद हर एक चेस्ट के मतलब 3-4 लड़कों को किसी ने कोई वोट नहीं दिया, बाकी लड़कों को 1-2 वोट मिल रहे थे। मेरी दफ़ा सबने हाथ खड़ा किया था, तो फिर मैंने ग्रुप प्लानिंग को मैंने लीड किया, और मैंने GTO को कहा, मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा प्लान बताया, तो GTO ने कहा नहीं यार टाइम का मसला आ रहा है, आपका प्लान फेल है, आप जाओ। फिर GTO ने कहा 15 मिनट के अंदर आप तैयार हो के आओ। फिर हमारा PGT स्टार्ट हुआ। PGT बहुत अच्छा गया। PGT में ना मैं लड़कों को इतना इन्फ्लुएंस कर चुका था ना, कि जो मैं जहाँ मैं कहता था ना काम करना, सर कहते ना काम करना करवाना है, मैं उसे काम कर बीच में जाके काम पहले किया, और बाद में एक एक लड़के से काम करवाया। वो मेरे प्लान अच्छा ये था, एक ये कुछ था कि स्टार्टअप भी मैंने लिया। जब मैं उधर खड़ा था ना, पहला प्लैंक मैंने लगाया, मैं आगे गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्रुप आगे आते गए। हाँ, चेस्ट नंबर जो 3 था उसने काफ़ी हेल्प की, और भी काफ़ी लड़के थे जो मतलब बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव ग्रुप था। और कोई मतलब ग्रुप में कोई ऐसा लड़का नहीं था जो बड़ा मतलब कि इस तरह चवली मार रहा हो, या उसने कोई ऐसी हरकत की हो कि मेरे लिए वो बाद में मसला बना हो। कुछ ऐसा सीन नहीं था। ग्रुप हमारा बड़ा अच्छा था, सारे रिपीटर्स ही, और ब्रावो 24 के ज़्यादातर रिपीटर्स थे। बस एक लड़का था जो 23rd अल्फ़ा का था, बाकी सारे ब्रावो 24 के ही रिपीटर्स थे। तो PGT हमारा 3 टास्क थे, 2 टास्क हमारे बड़े सक्सेसफुल हो गए, तीसरा टास्क अभी होने ही वाला था, तकरीबन कह लें कि 70% हो गया था। तो GTO ने कहा टाइम ख़त्म, तो वो टास्क भी फिर GTO ने कहा कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा सब ग्रुप रेस टास्क हुआ। सब ग्रुप रेस में तो कोई इतना मुझे नहीं लगा कि GTO ने फोकस किया है, मतलब कि बस GTO आगे आगे चलता गया और हमें खड़े हुए हैं, तो हमें 2 टास्क में मतलब कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके ना 7 ही टास्क उसने स्टार्ट करवा दिए। टास्क करने के बाद तकरीबन हम बस ऐसी मुख्तलिफ जगह पे ना बस भागते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल थे, पहले ज़िगज़ैग आया, उसके बाद एक कैंप सा था जिसके अंदर मतलब कोई डब्बियाँ बनी थी रस्सों वाली, वो क्लियर की। उसके बाद हमें एक मतलब कि ब्रिज टाइप का था, 2 वॉल्स थी, बीच में पाइप लगे हुए थे, वो किया, और एक 9 फीट की दीवार थी, वो की। तो ये मेरा मतलब सब ग्रुप रेस टास्क हमारा अच्छा हो गया, लेकिन GTO ने कोई फोकस नहीं दिया, हमें कोई अहमियत नहीं दी उसमें। उसके साथ ही हमारा GTO का डे कंप्लीट हो गया। फिर ग्रुप डिस्कशन मतलब कि डिप्टी प्रेसिडेंट की डिमेंशन स्टार्ट होगी। डिप्टी प्रेसिडेंट की डिमेंशन में जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो एक मतलब कि पहले ना ग्रुप डिस्कशन मैंने ही स्टार्ट किया, इनिशिएटिव मैंने लिया। हमारा इंग्लिश का टॉपिक था कि अच्छा डिप्टी प्रेसिडेंट ने हमारा कोई इंट्रो नहीं लिया, उन्हें बस पूछा कि जो जो आपने बताना है अपना इंट्रो में बताओ, अपना अपना सिर्फ नाम बताओ। हमने नाम बताया, तो साथ ही उसने कोई तीसरी चौथी बात नहीं की। उसने कहा चलो आपका ग्रुप डिस्कशन का ये टास्क है, और आपका हम पहले मैं उर्दू का टॉपिक दूंगा, ठीक है, फिर आप आगे उस पर बोलना शुरू करना, 15 मिनट का टाइम है। उर्दू का टॉपिक स्टार्ट हुआ। उर्दू का टॉपिक ये था
कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जा सकती है। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे नैरेटिव पॉइंट्स दिए कि गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसियाँ स्टार्ट करनी चाहिए, जिस तरह फ़ॉरेन पॉलिसी आजकल बेलारूस के साथ स्टार्ट की है, और बेलारूस में तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानियों को जॉब दी जाएँगी, और उस पे काम भी स्टार्ट हो गया। मैंने एक ये एग्ज़ाम्पल दी, और ये बताया कि गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान अभी डेवलपमेंट की राह पर है, तो पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि ना सिर्फ मुल्क के लिए फ़ायदा हो, बल्कि मैन पावर की भी इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरह भी जॉब स्टार्ट होंगी। एक ये मैंने पॉइंट दिया था, और मैंने कहा, और एक ये भी कि टफ्टा जैसे जिस तरह इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाकर नौजवानों को स्किल सीखने चाहिए। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ताकि नौजवान स्किलफुल हों और वो अपना कारोबार भी स्टार्ट करें। मैंने ये 3-4 पॉइंट बोले, और उसके बाद मैंने ग्रुप डिस्कशन ख़त्म कर दिया। इनिशिएटिव मैंने इंग्लिश में, उर्दू में दोनों दफ़ा खुद ही लिया था। पहले नंबर पे मैं ही बोला था। उसके बाद इंग्लिश का टास्क हुआ। इंग्लिश का जो मतलब ग्रुप डिस्कशन थी, वो तो ये टॉपिक था कि क्या वालिदैन की स्ट्रिक्टनेस बच्चों को ख़राब कर देती है? और मेरा इसमें नैरेटिव था कि नहीं करती, क्योंकि मैंने अपना सोशल जो डोमेस्टिक लाइफ थी ना, मैंने वो देखी, और मैंने अपनी सोसाइटी को देखा कि यार हमें नहीं लगता कि यार ये चीज़ इतना वालिदैन की जो स्ट्रिक्टनेस है वो बच्चों को ख़राब करती है। मैंने अपने घर का माहौल जिस तरह देखा कि हमारे वालिदैन हाँ स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कभी इतने नहीं है, और साथ मतलब प्यार भी करते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी रखते हैं कुछ मामलात में। तो ये अगर मैंने इसको यही कहा कि स्ट्रिक्टनेस से ख़राब नहीं होते, अब हर चीज़ को एक लिमिट में रखोगे, तो वो अपने बड़े एक मुतवाज़िल तरीके से वो काम चलता रहेगा। और मैंने यही बस पॉइंट दिया, और तकरीबन मैं उस पे डेढ़ 2 मिनट में अच्छा बोला ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में। उसके बाद ग्रुप मुझसे वहाँ से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका था, क्योंकि मैं ही इनिशिएटिव भी मैंने लिया, और उसको ग्रुप को मतलब कि स्टार्टअप भी मैंने ही किया था, तो काफ़ी लड़के मुझसे इंस्प्रेस हुए थे। उसके बाद इंटरव्यू था। इंटरव्यू मेरा सिर्फ 15 मिनट का हुआ डिप्टी प्रेसिडेंट का। इंटरव्यू बड़ा आसान था। हाँ, मुझे हिस्ट्री पे डिप्टी प्रेसिडेंट ने काफ़ी उस मुझे बोला, मतलब कि बातें सुनाई, लेकिन बाकी इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा था। उसने मुझसे पहले सबसे पहले मुझसे पूछा कि आपका नाम, इंट्रो लिया, उसके बाद हॉबीज़, हॉबीज़ में फिर पूछा हिस्ट्री आपकी फेवरेट, हिस्ट्री आपकी हॉबी है, हिस्ट्री ज्योग्राफ़ी, और साथ में बैडमिंटन। मैं कहा जी। तो उसके बाद बैडमिंटन पे उसने 2-3 क्वेश्चन किए, वो मैंने बताए। जीके उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और उसने बस मेरे फैमिली की इन्फॉर्मेशन उसने काफ़ी ली। फैमिली के बारे में उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे, मेरी पूरी फैमिली को उसने काफ़ी मतलब निचोड़ा। और उसके बाद उसने मुझसे एक एसआरटी पूछी कि आप मनी, पावर, फेम में से क्या चूज़ करेंगे? मैंने कहा मनी। कहता है ठीक है। और उसके बाद मुझे कहता है आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, आपको कैसी हिस्ट्री पसंद है? मैंने कहा मैं एम्पायर्स की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, साथ ये इस्लामिक बेसिक वार है, इसको वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 को मैंने डिटेल से ज़रा हिस्ट्री इनकी पढ़ी है। बाद में कहता है अच्छा वर्ल्ड वार 1 कैसे स्टार्ट हुई? मैं कहा 1914 में ना, इस तरह एक बादशाह था जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का, वो एक दूसरे मुल्क गया था, तो वहाँ उसका कत्ल कर दिया था। कुछ ये एक उस टाइम पे एक ना ये यंग जनरेशन की एक एसोसिएशन बनी थी उन्होंने, क्योंकि वो एक अलहदगी चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो पता कुछ नहीं है, ये है ये वो है, तुम कहाँ हिस्ट्री आ गए हो। फिर बाद मैंने निशान हैदर का पूछा, मैंने निशान हैदर बताया, नाम भी बताए, तकरीबन 7-8 के मैंने नाम बताए। और वो ना फिर उनकी स्टोरी लाइन पूछना चला गया। मैंने मेजर तुफैल का सही स्टोरी लाइन बताई कि उनके पेट पे 3-4 गोलियाँ लगी थी, और वो काफ़ी 3-4 घंटों तक ना सर्वाइव करते रहे थे, और दुश्मनों से लड़ते रहे थे, और बल्कि अपनी टीम को भी लीड करते रहे थे। तो ये उस इस बिना पे उनकी बहादुरी की वजह से उनको निशान-ए-आदर मिला। कहते नहीं, नहीं ये भी गलत था, हालाँकि ये सही था। बाकी और उसने उनसे भी मेजर मोहम्मद अकरम का पूछा, और सरवार हुसैन शहीद का पूछा। मुझे इनका नहीं आता था, कहता तुम्हें अपने हीरोज़ का नहीं पता। तो ये जो इंटरव्यू हुआ उसने मुझे हिस्ट्री पे काफ़ी ना बोला, डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद मैंने उसको कहा राइट सर, मैंने मुँह नहीं बनाया उधर। मेरी एक ये चीज़ मुझे लगी कि मेरा इंटरव्यू था, मुँह नहीं बनाया। वो उसने मुझे बड़ा डिग्रेड किया, बड़ी बातें सुनाई, लेकिन मैंने मुँह नहीं बनाया। मैं बड़ा एक ना अच्छा मतलब कि अंदर से मैं थोड़ा-सा मतलब था, एम्बैरेसमेंट थी मुझे कि यार मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन मैंने मुँह नहीं उस टाइम पे बनाया। मैंने कहा राइट सर, मैंने तो हल्की-सी बस नदामत सी मतलब दिखाई कि हल्की-सी शर्मिंदगी दिखाई कि सर मैं इंशाल्लाह इसे ट्राई करूँगा। उसके बाद वो डे भी कंप्लीट हो गया। अगले दिन हमारा जो स्टार्टअप हुआ वो हुआ कमांड टास्क से। कमांड टास्क मेरा हुआ, कंप्लीट तो नहीं हुआ, कंप्लीट हमारे ग्रुप में किसी का भी नहीं हुआ। लेकिन कमांड टास्क में ये था कि मैंने पहले कमांड टास्क करने के 2 तरीके थे, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बने थे। मैंने पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया, मुझे लगा वहाँ से हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो बाद में मैंने राइट साइड से अभी स्टार्ट ही किया था। उसने साथ ही जैसे मैं मिड में पहुँचा हूँ, तो साथ ही ये जीटीओ ने कहा योर टाइम इज़ कंप्लीट। जीटीओ ने मेरा इंटरव्यू किया। जीटीओ ने कहा कि आपने मतलब कि आपको ग्रुप में कौन-सा लड़का बेहतर लगता है? मैंने उसको बताया कि सर ये लड़का अच्छा
चेस्ट नंबर 8 ये अच्छा कोऑपरेटिव लड़का है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं आपका इंटरव्यू कैसा गया? मैं कहा सर ओवरऑल इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैंने अपने जो नेशनल हीरोज़ थे इनके बेसिक की डिटेल पता थी, लेकिन इन निशाने हैदर होल्डर्स जो थे, लेकिन मैंने इनका डिटेल से नहीं पढ़ा इनकी स्टोरी लाइन। कहते हैं अच्छा आपको इस चीज़ की शर्मिंदगी है? मैं कहा जी जी। ये दरअसल मैंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की थी, जो मैंने इंटरव्यू में ब्लंडर किया था कि यार मेरी हॉबी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है और मुझे अपने हीरोज़ के बारे में नहीं पता। ये चीज़ मेरी यहाँ कवर अप होती थी। तो बाद में जीटीओ ने पूछा हाँ आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं सर नहीं है। कहते लाहौर में रह के आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं कहा जी सर नहीं है। कहता पक्की बात है? मैं कहा हाँ। कहता चलो ठीक है। बाद में उसने मुझे टास्क वगैरह समझाया और हाँ उसने ये भी कहा था कि यार आप लास्ट टाइम क्यों रह गए थे? मैंने कहा सर मैं ना बहुत ना नर्वस था, डरा हुआ था, कुछ आईएसएसबी का पता नहीं था, जब तक आईएसएसबी की समझ लगी 4 दिन गुजर चुके थे। कहते अच्छा ठीक है। कहते आप पता है? मैं कहा हाँ सर आप बेसिक्स पता है उन सारे मैंने किए। कहते हैं ठीक है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किया। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कमांड टास्क करने के बाद मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ। अच्छा कमांड टास्क में ये था कि लड़के ना अक्सर मुझे काम कहते थे कमांड टास्क में, चेस्ट नंबर 9 आप जाओ। जीटीओ ने मुझे 3 दफ़ा ना मिड से बाहर किया और कमांडर को कहा बीच में। अब चेस्ट नंबर मुख्तलिफ 3 डिफरेंट चेस्ट नंबर के जो कमांड टास्क हुए ना उन्होंने मुझे आगे किया, लेकिन वो कहते थे कमांडर आप आगे जाओ और चेस्ट नंबर 9 आप वापस आ जाओ अपनी जगह। मैं कहा ठीक है सर। मैं वापस आ जाता था और फिर इस तरह मतलब कि हर कोई मुझे काम कह रहा था, लेकिन वो आगे से वो क्या कहता था कमांडर कहता कमांडर आप आ जाओ चेस्ट नंबर 9 आप वापस चले जाओ। वो सजेशन भी मांगी चेस्ट नंबर 10 से, तो चेस्ट नंबर 10 ने कहा सर चेस्ट नंबर 9 यू हैव अ सजेशन। मैंने कहा हाँ आप ये गलत कर रहे हो, हमें दूसरे रास्ते से कमांड टास्क को करना चाहिए ट्राई। कहता ठीक है। वहाँ से भी ट्राई किया तो जीटीओ ने खैर कंप्लीट तो नहीं होने दिया। फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल स्टार्ट हो गए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मैंने 10 किए, बीच में मेरे 2 फाउल हुए थे तो उनको मैंने रिपीट किया, तो वैसे मैंने टोटल 10 सही ऑब्स्टेकल किए थे। ये करने के बाद जीटीओ ने कहा आप सबसे म्यूचुअल असेसमेंट है। तकरीबन 3 लड़कों ने मुझे कहा था कि चेस्ट नंबर 9 हमने आपको ना पहले नंबर पे रखा है। तो आप वो मुझसे पूछे थे यार कि आपने हमें किस नंबर पे रखा है? मैं कहा यार मैंने ये किसी को नहीं बताना कि मैंने किसको किस नंबर पे रखा है, ऐसे नहीं, बस मैं हर किसी को यही कह रहा था यार मैंने बस आपको जो पोजीशन बनती थी ना अच्छी पोजीशन पे रखा है। मैंने नहीं बताया कि यार तुम्हें मैंने पहले पे रखा है, तुम्हें मैंने आखिरी पे रखा है। उसके बाद बस हमारा तकरीबन वो डे कंप्लीट हो गया जीटीओ का डे 2, और वैसे जो डे 3 था अगले दिन हमारा बस साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू था। साइकोलॉजी हमें बल्कि नहीं वो उसके कमांड टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद हमारा साइकोलॉजी का इंटरव्यू था। साइकोलॉजी के इंटरव्यू के लिए गए तो उसने मुझसे बस बेसिक चीज़ें पूछी। 5 मिनट का मेरा साइकोलॉजी का इंटरव्यू हुआ था। उसने पूछा कि यार आपका नेम क्या है और हॉबीज़ पूछी, और उसने कहा खालिद बिन वलीद, तो उसने ज़रा मुझसे बातचीत की है 3-4 मिनट। पूछा कौन थे, क्या थे, इनने कितनी जंगें लड़ी, इस्लाम में कब इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया, कौन सी जंग इनकी बड़ी है। अच्छा मैंने फिर बताया, उन्होंने कहते अच्छा गज़वा ये जंग यरमूक। मैंने कहा जी। मैंने फिर जंग यरमूक का सारा अहवाल बयान किया कि इस तरह लड़ेगी। कहता ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि यार आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं है। कहता यार देख लो आप इतने प्यारे से हो, आपने क्लीन शेव किया है, ये इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, ये चीज़ें आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार, लगता ही नहीं है ऐसे। लाहौर में तो रह के तो गर्लफ्रेंड ऐसा हो ही नहीं सकता, लाहौर में बंदा रहता हो गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा सर नहीं मेरी नहीं है। कहता अच्छा ठीक है। फिर आगे उसने कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया, और उसके बाद मुझसे पूछता है कि आप लाइफ में अगर किसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हो कैसे करोगे? मैं कहा उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करूँगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम को मैं परफॉर्म करूँगा ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो और वो काम मेरा बेहतर हो सके पहले से। कहते ठीक है। कहते चलो ठीक है जेंटलमैन, गुड लक, होप फॉर द बेस्ट। फिर मैं वो चला गया। फिर मैं इस तरह मतलब कि सारा मेरा आईएसएस के सारे टास्क मुकम्मल हो गए। ओवरऑल मेरा पिछली बार से इस टाइम एक्सपीरियंस बहुत बेहतर था और मैं सारा आईएसएस भी ना बहुत कॉन्फिडेंट रहा। हाँ बीच में टास्क के स्टार्टअप में मैं काफ़ी घबराया हुआ था, जैसे कि साइकोलॉजी से पहले मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने बस ये सर के लेक्चर की एक चीज़ थी यार, ईजी हो के रहो, कुछ नहीं होता, कोई खा नहीं जाएगा उधर, कोई एलएमजी नहीं लगी, कोई आपको गोली मार देगी। मेरा जैसे साइकोलॉजिस्ट हुआ ना, साइकोलॉजी के सारे टेस्ट हो गए, मैं बहुत चिल्ड सीन था मेरा। जीटीओ का लेक्चरेट से पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैंने अपने मुंह से कोई नदामत, कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं ज़ाहिर की कि उससे पता चले कि यार हाँ ये बंदा जो है ना मतलब घबराया हुआ है, नर्वस है। बाकी मेरा बहुत अच्छा गया। बस ये एडवाइस दूंगा कि यार मिनिमम जब कॉल जाने से पहले ना आप ना ब्रीफिंग सर की ज़रूर सुने। वो जो कॉल होल्डर्स के लिए सर ने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है ना जिसमें तकरीबन 9 वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देखें और बाकी सर की वीडियोज़ देखते रहा करो।
ये बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद सर के पास, मैं तो खैर वीडियोस कम ही देखी, मैंने वीडियोस कम देखी, मैं सर के लेक्चर्स लेता रहा हूँ जितने भी हैं। मैं प्लेलिस्ट देखता रहा, मैं ऐसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वीडियो नहीं देखी। मैं डायरेक्ट सर की प्लेलिस्ट खोलता था, एक प्लेलिस्ट पकड़ता था, उसको देखता था। सुबह टाइम मैं अकेडमी लेक्चर लेना और बाद में मैंने पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ना, देखना, फिर आगे जाकर मैंने इन चीज़ों पर ना बड़ा अमल किया। तो यही रिक्वेस्ट है कि यार बस ना अपने आप को ना नेचुरल शो करवाना है। मैंने उधर कोई जाके ना अपने आप को ये नहीं शो करवाया, और ना उधर जाके मैं लड़कों के साथ कोई फ्री नहीं हुआ। मैं उधर बड़ा ना सिंपल अपने ना मन में मगन रहा। आखिरी दिन, हाँ, जब मेरा लास्ट डे था उस दिन मैंने काफ़ी इंजॉय किया लड़कों के साथ। वो लेकिन उससे पहले ना लड़कों के साथ मैंने कोई इतनी ज़्यादा, मतलब दोस्ती थी, बातचीत हर किसी से थी, लेकिन वो गाली गलोच वाला जो काम होता है ना, वो लड़के जो आपस में इतना मजाक करते हैं कि गाली गलोच तक पहुंच जाते हैं, वो काम नहीं मैंने किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि रिकमेंड हुआ हूँ। और अल्लाह का बड़ा करम है। अब इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स आगे मेडिकल होगा, तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।